हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो इरोटेरिया का 7500 जीके जीएस का बुक है, उसका सेट नंबर 33 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बुक है ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है हार्ड से लेकर लो लेवल तक के दिया गया है और इसमें सब लुसेंट से दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। तो ये हो जाएगा इसमें आंसर वसुमित्र। वसुमित्र के अध्यक्षता में बौद्ध धर्म जो था दो भाग में विभाजित हो गया था। और कौन सी बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति में। और वसुमित्र ये चौथी बौद्ध संगीति के क्या किए थे? तो अध्यक्षता किए थे। पहला को हो जाएंगे कौन? तो पहला को हो जाएंगे महाकश्यप, दूसरा को हो जाएंगे साबाकामी और तीसरा के थे मोगलीपुत्र, तीस और चौथा को हो जाएंगे वसुमित्र। और जो चौथा यानी कि चारों जो बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था, ये आयोजित हुआ था, पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडनवन कश्मीर में। और कहेगा किसका शासनकाल था? तो अगातशत्रु हो जाएगा, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसका ट्रिक हो जाएगा आयोजित होने वाला की जगह के राबेपाक। और कहेगा किसकी शासनकाल था? आकाक हो जाएगा। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किए थे वसुमित्र। और कहेगा कहाँ पे हुआ था? कुंडनवन कश्मीर में। किसकी शासनकाल था? तो कनिष्क के। 2 नंबर देखेंगे, किस स्थान से नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? ये मिले हैं बुर्जहोम से। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। और एक ही कब्र से 3 कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला है दमदमा महाराष्ट्र से। कहाँ से? तो दमदमा जो कि महाराष्ट्र में है। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 3 नंबर है, परोशनोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो परोशनोपनिषद जो है कह रहा है कि किस वेद का उपवेद है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो था ये सबसे नया वेद है। सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। अथर्ववेद सबसे पुराना नया वेद है, सबसे पुराना हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। भारतीय संगीत के जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। कर्मकांड के उल्लेख किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्री है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 4 नंबर हो जाएगा, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों के सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो नागरम के नाम से यानी नगरम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाएगा सी। चोल वंश के संस्थापक कहेगा तो विजयालय हो जाएंगे। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। चोल वंश था ये अस्थायी सेना रखने के लिए प्रसिद्ध था और नौ सेना रखने के लिए भी प्रसिद्ध था। नटराज की जो मूर्ति है इसकी स्थापना चोल शासक नहीं करवाए थे। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा, कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा चोल वंश, जिसका संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम हो जाएंगे। चालुक्य वंश के संस्थापक कहेगा तो पुलकेशिन प्रथम थे। और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज थे। 6 नंबर है, मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये प्रदान किए थे फकीर विद्रोह का। ये किसका नेतृत्व किए थे? तो फकीर विद्रोह के, जो कि बंगाल में हुआ था 1776-77 में। सन्यासी विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ था और पागलपंथी विद्रोह भी ये भी बंगाल में हुआ था। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। कौन थे? तो मीर जाफर थे। बक्सर के युद्ध कहेगा तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। उस समय कहेगा मुगल शासक कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर थे, मुगल शासक कहेगा तो शाह आलम द्वितीय थे। सिराजुद्दौला ने पलासी के युद्ध में, जो सिराजुद्दौला थे ये पलासी के युद्ध लड़े थे किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। पलासी की जो युद्ध था ये 23 जून 1757 को हुआ था। 8 नंबर हो जाएगा,
भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासनता यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड रिपन को। किसको? तो लॉर्ड रिपन को। श्वेत विद्रोह और कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेल और डाक सेवा की शुरुआत हुई। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 के विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे, 9 नंबर हो जाएगा। निम्न में किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो इसमें हो जाएगा वन्य प्राणी। वन्य प्राणी का जो संरक्षण है इसका नागरिकों का मूल कर्तव्य हो जाएगा, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हो जाएगा। पहले जो मौलिक कर्तव्य की संख्या थी पहले थी 10, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 11 है। जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब? तो 2002 में, जो कि शिक्षा के अधिकार है। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। कहेगा राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में लगता है 65। राष्ट्रीय गान को गाने में लगता है 52 सेकेंड, यहाँ उल्टा हो गया है। और गीत को गाने में लगता है 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में जो समय लगता है 65 सेकेंड लगता है, राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड लगता है। 10 नंबर हो जाएगा। लाभ के पद का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? तो लाभ के जो पद है इसका निर्धारण करता है संसद। संसद के अंग कितने हैं? तो 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सदन कहेगा तो 2 सदन है, एक होता है उच्च सदन जो कि होता है राज्यसभा, और एक होता है निम्न सदन जो कि है लोकसभा। तो अंग हो जाएगा 3 और सदन हो जाएगा 2। सुप्रीम कोर्ट के भारत में स्थापना कब हुआ था? जनवरी 1950 में। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। मंत्रिपरिषद के कहेगा प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत? ये हो जाएगा अनुच्छेद 253। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 249 में क्या है? तो संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 249 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थगन प्रस्ताव से। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है। संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो संसद के कार्यवाही सूची में प्रथम जो विषय होता है ये होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो शून्यकाल कहते हैं। किसी विशेष दिन लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो ये पूछे जाते हैं 20, और ये मौखिक पूछा जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? तो इसमें हो जाएगा संघीय प्रणाली। कह रहा है कि सरकार के निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? तो ये इसमें हो जाएगा संघीय प्रणाली। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से। संसदीय प्रणाली कहेगा तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2011 में हुआ था। किसके तहत? 97वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2011 में। 98वां संविधान संशोधन के संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा कर्नाटक के राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो कर्नाटक और हैदराबाद की जो सीमा है उस पर नियम अच्छा से लागू कर पाए। 99वां जो संविधान संशोधन है इसका संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के स्थापना से। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर हो जाएगा। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 1993 में।
1993 में ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन किया गया था। 1993 में ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन किया गया था, जो कहेगा कि भारतीय प्रयासी दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय प्रयासी दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत मनाने का शुरुआत हुआ था 2003 से। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रयासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो ये गए थे 1893 में और वहाँ से लौटे 9 जनवरी 1915 में। CBDT की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1996 में। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखेंगे कथन एक हो जाए, ये ऑप्शन एक ए हो जाएगा। मुसलमानों को मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांतों में पृथक निर्वाचक मंडल और प्रतिनिधित्व दिया गया, ये जो है सही है। इसमें निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई, ये भी सही है। परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। अब कह रहा है कि विदेशों से संबंधित मामले, देशी राजाओं से संबंध और ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है से संबंध भी सदस्यों को बहस करने का अधिकार दिया गया, जो कि नहीं दिया गया था, यही गलत है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि 1909 के जो अधिनियम है इसमें जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन है और इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे महाद्वीप दिया गया है और यहाँ पे उस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगसी टी कयांग। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा बोल्गा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबा नदी हो जाएगा मरे नदी। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कहेगा तो मिसौरी हो जाएगा। कहेगा कि किस महाद्वीप को मानव के घर कहते हैं? जो एशिया महाद्वीप है इसे मानव के घर कहते हैं। नई दुनिया के नाम से किस महाद्वीप को जानते हैं? तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। और दक्षिण अमेरिका कहेगा, दक्षिण अमेरिका को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों वाला महाद्वीप कहते हैं। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। और जो बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी के कहेगा अन्य नाम क्या है? तो कुल्लू घाटी के अन्य नाम हो जाएगा देव घाटी। कुल्लू घाटी के अन्य नाम देव घाटी है और ये भी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और किसके बीच? तो धौलाधर एवं पीर पंजल के बीच स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर है निम्नलिखित देशों में से किनकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? तो इसमें से बताना है कि किसकी सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है। तो इसमें करता है एस्टोनिया को और लिथुआनिया का करता है, रूस के करता है। तो इसमें किसका 1, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन अनुसार इसमें हो जाएगा सी। एस्टोनिया करता है, लिथुआनिया करता है, रूस को करता है। किससे? तो बाल्टिक सागर से। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसमें से अध्यारोपित नदी के उदाहरण हो जाएगा चंबल नदी। जो कोटा शहर है ये चंबल नदी पर ही बसा है। जो कोटा शहर किसके नदी पर बसा है? तो चंबल नदी पे। अलकनंदा और भागीरथी का मिलन कहाँ पे होता है? तो ये मिलती है जाके देवप्रयाग में। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और ये सर्वाधिक रास्ता यानी कि ये सर्वाधिक रास्ता बदलने वाली नदी है। कोसी नदी सर्वाधिक मार्ग बदलती है। सबसे सीधा बहने वाला नदी कहेगा तो नर्मदा नदी हो जाएगा। 21 नंबर है कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है बृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच। कश्मीर घाटी बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। वही कुल्लू घाटी कहेगा तो धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर हो जाएगा हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शिवालिक और इसे हिमालय के नया भाग भी कहते हैं।
जो कश्मीर हिमालय है ये कुमाऊं हिमालय के पश्चिम में स्थित है। कश्मीर हिमालय कुमाऊं हिमालय के पश्चिम में स्थित है। कुमाऊं हिमालय कहेगा तो काली और सतलज नदी के बीच है। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर हो जाएगा। 23 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है कोयला खनन क्षेत्र और सूची 2 में है राज्य, यानी कि वो कोयला खनन जो क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है। सिंगरेनी कहाँ स्थित है, तो सिंगरेनी जो है ये तेलंगाना में स्थित है। इब नदी घाटी कहेगा किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। कर्णपुरा कहेगा किस राज्य में है, तो ये है झारखंड में। और कमपटी हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये सभी क्या है, तो कोयला खनन क्षेत्र है और ये उस राज्य में स्थित है। सबसे अच्छा कोयला कहेगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। और एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होगा वह अच्छा कोयला होता है। टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है, जो टुंड्रा वनस्पति है ये कह किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे, तो पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट में। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में भारत में सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र पाई जाती है। 25 नंबर हो जाएगा। समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है। समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है, तो ये ली जाती है देशांतर रेखा का। ऑप्शन हो जाएगा बी। देशांतर रेखा के टोटल संख्या का कितना है, तो 360 है। और अक्षांश रेखा के टोटल संख्या कितनी है, तो 180 है। और विषुवत रेखा के अगर जोड़िएगा तो 181 हो जाएगा। उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। लिम्पोपो जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी बहती है अफ्रीका में। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, माही नदी, जो कि इंडिया में बहती है। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी जो है परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय करती है, तो प्रति मिनट लगभग 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। और पृथ्वी के परिभ्रमण से क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। और पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, तो दिन और रात होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे दलाई लामा। ऑप्शन हो जाएगा ए। मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो अरुधंती राय। मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक अरुधंती राय हो जाएंगी। लेसन्स लाइफ थॉट मी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अनुपम खेर। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से निम्न में कह रहा है कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषक के उदाहरण नहीं, तो इसमें हो जाएगा प्लास्टिक। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। वही एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहेगा तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ये ताइवान में स्थित है। और राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान केंद्र ये हो जाएगा बनारसी में। फल सत्य फल के जो उत्पादन होता है ये अंडाशय से होता है और असत्य फल के उत्पादन होता है बीजांड से। 29 नंबर हो जाएगा। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1981 में। वही जल प्रदूषण कहेगा जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1974 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 में। वन संरक्षण कहेगा तो 1980 में लाया गया था। और वन जीव संरक्षण लाया गया था 1972 में। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 हो जाएगा। और जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 हो जाएगा। और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है, तो पूगा घाटी स्थित है लद्दाख में। कुल्लू घाटी कहे कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है।
बद्रीनाथ और केदारनाथ कहाँ पे है? तो यह है उत्तराखंड में। 31 नंबर हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे उन्हें किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1953 को। 1953 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और विंस्टन चर्चिल के कार्यकाल में ही क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब? तो 1942 में। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहे थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुआ था 1969 से। और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी जो 5 क्षेत्र है वो दिया जाता है स्वीडन से। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, एजेंडा 21 डैश में अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है। तो एजेंडा जो 21 है ये रियो डे जेनेरियो में जो शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसको पहला पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, इससे संबंधित है एजेंडा 21। और जो विश्व में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ये हुआ था स्टॉकहोम में। कब? तो 1972 में। और 1972 में ही निर्णय लिया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून को। और इसकी शुरुआत हुआ था 1973 में। यानी कि जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था? तो ये 1973 से इसकी शुरुआत हुई थी और मनाया जाता है 5 जून को। और इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस केवल कहेगा तो 5 जून को। आगे बढ़ेंगे 33 है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है जामनगर में। जामनगर का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जामनगर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भावनगर ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में ही है। जामनगर भी गुजरात में है। और ये प्रसिद्ध है नमक के लिए, ये पेट्रोलियम के लिए। बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? तो 1995 में। 34 नंबर हो जाएगा, मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा था? तो मरो नहीं मारो ये कह रहा है किस प्रधानमंत्री का नारा था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु जो हुआ था कार्यकाल में देश के बाहर हुआ था। कब? तो 1966 में। भारत के पहली कहेगा महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी बनी थी। और ये पहली बार 1966 में बनी थी। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया उस समय कहेगा प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। कब? 1978 में। भारत के प्रथम कहेगा प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर हो जाएगा, विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एलील। इसे क्या कहते हैं? तो एलील कहते हैं। गुणसूत्र की इकाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जीन। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल के जो मुख्यालय स्थित है ये स्थित है एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में स्थित है। नागासाकी पे परमाणु बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। और इसमें किसका तत्व का प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम 239 को। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। कनाडा की राजधानी हो जाएगा ओटावा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा। आगे देखेंगे 37 नंबर है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? खूब लड़ी मर्दानी कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक आएगा तो MK गांधी हो जाएंगे, यानी कि महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंद यानी कि अरविंद घोष हो जाएंगे। और वही कहेगा डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक ये हो जाएंगे शिवानंद। भारत की पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश के पहली महिला राज्यपाल बनी थी। 38 नंबर है, निम्न में कौन कह रहा है कि निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो इसमें से चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं? तो इसमें हो जाएगा चारकोल। लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा आसवन। आसवन विधि द्वारा समुद्र की पानी को साफ की जाती है।
उधर वे पातर विधि द्वारा नेप्थलीन और कपूर को शुद्ध किया जाता है। 40 नंबर है स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ये गलत है। स्थितिज जो ऊर्जा है क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, जो कि गलत है, क्योंकि ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है और सबसे ऊंचाई पे जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो अधिक होती है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, जो कि गलत है। जो स्थितिज ऊर्जा ये संचित ऊर्जा है। तो ये तीनों जो कथन हो जाएगा गलती हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सभी असत्य है। आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर है प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, इसमें भी ध्वनि तरंगों के परावर्तन पे कार्य करता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि तरंगों के परावर्तन पे कार्य करता है। और पेरिस्कोप के जो प्रयोग नवचालक द्वारा की जाती है, तो पेरिस्कोप है ये प्रकाश के परावर्तन पे कार्य करता है। पेरिस्कोप हो जाएगा प्रकाश के परिवर्तन पर ये कार्य करता है। और स्टेथोस्कोप कहेगा तो ध्वनि के परिवर्तन पे कार्य करता है। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए थे, तो ये किए थे जे थॉमसन कब, 1897 में। वही कहेगा प्रोटॉन के खोज कौन किए थे, प्रोटॉन के खोज किए थे गोल्डस्टीन कब, 1886 में। और नामकरण कौन किए थे, रदरफोर्ड 1919 में। न्यूट्रॉन के खोज किए थे चैडविक 1932 में। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। पहला हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा वर्ग ए, वर्ग 7 के ए के जो तत्व हैं, तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊंची होती है, ये सही है। वर्ग 7 के ए के जो तत्व हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ऊंचे होता है, ये सही है। दूसरा हो जाएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, जो कि गलत है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है, तो ये होता है क्लोरीन का। और जो फ्लोरीन है ये सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक धनात्मक कहेगा तो सीजियम हो जाएगा। निष्क्रिय गैसों के गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है, तो इसमें 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही है ऑप्शन डी में। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ये हो जाएगा थायराइड। और वैसे कहेगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो ये हो जाएगा यकृत। और दूसरा सबसे बड़ा मानव शरीर के दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय। जो अग्नाशय है ये मिश्रित ग्रंथि है, ये बाह्यस्राव और अंतःस्राव दोनों है। सबसे छोटा ग्रंथि कहेगा तो पिट्यूटरी हो जाएगा। एड्रिनल को क्या कहते हैं, तो इसका अन्य नाम अधिवृक्क भी है। 45 नंबर है प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण रासायनिक जो अभिक्रिया होती है ये होता है ग्रेना में। किसमें, तो ग्रेना में होता है। और जो पेड़ पौधे के जड़ होता है इसका कार्य क्या है, तो पेड़ पौधे के जो जड़ होता है इसका कार्य है पानी और पोषक तत्व उपलब्ध कराना। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर हो जाएगा यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पे प्रभाव ये पड़ेगा, तो आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। आरबीसी के निर्माण कहाँ पे होता है, ये होता है अस्थि मज्जा में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 है बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया। कब पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1918 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। कब, तो 1918 में पारित किया गया था। कौन सा, चंपारण कृषि कानून। और चंपारण जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1917 में। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, 1919 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था, जिसे 1922 में इसे समाप्त कर दिया गया था। पहली बार महात्मा गांधी कहेगा कि पहली बार भूख अनशन पर कब बैठे थे, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जब हुआ था 1918 में पहली बार महात्मा गांधी भूख अनशन पे बैठे थे। 48 नंबर हो जाएगा वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं वृत्तजीवी।
और परजीवी किसे कहते हैं? तो वैसे पौधे जो दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित हो, या परपोषी भी अन्य जीव पर ये भी आश्रित रहते हैं भोजन के लिए। ये कार्बनिक पदार्थ से भोजन नहीं बना पाते हैं, इसीलिए अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। कौन? तो परपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं? तो वे सजीव जीव जो कि साधारण अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक का निर्माण करते हैं भोजन के लिए, उसे स्वपोषी कहते हैं। वैसे जीव जो साधारण अकार्बनिक से जटिल कार्बनिक का निर्माण करते हैं, वैसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक पृथक के 99% से ज़्यादा बायोमास यानी कि जैव भार बनाता है? कह रहा है कि सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक पृथ्वी के 99% से ज़्यादा बायोमास यानी कि जैव भार बनाता है? तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। और वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%। सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला कहेगा तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम। और हृदय के नियंत्रण में कार्य कौन करता है? तो ये करता है सोडियम। 50 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो इसमें से हो जाएगा, कह रहा है कि कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा फसली भूमि। ऑप्शन हो जाएगा डी। और कुछ अस्मरणीय तथ्य है जिसमें वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं। शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो मनु स्मृति की रचना हुई थी, मनु स्मृति की रचना हुई थी शुंग काल में। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना किए थे पुष्यमित्र शुंग। और शुंग शासकों की जो राजधानी थी ये थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र जो शुंग थे 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। महर्षि पंतजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। जो महर्षि पंतजलि थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पंतजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। जो पंतजलि थे ये पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। भरहुत स्तूप का जो निर्माण किए थे पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप का जो निर्माण कौन करवाए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कहेगा तो ये हो जाएंगे देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। अब हम लोग पढ़ेंगे चेदी वंश के बारे में। चेदी राजवंश का उदय कहाँ से हुआ था? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। चेदी राजवंश का जो उदय प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है हाथी गुफा अभिलेख से। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कहेगा तो ये हो जाएंगे खारवेल। और खारवेल के संबंध कहेगा किस गुफा से है? तो हाथी गुफा अभिलेख से हो जाएगा खारवेल का संबंध। और ये सबसे इस चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक भी थे। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी थे। जो खारवेल थे किसके अनुयायी थे? किस धर्म के? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाए थे। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव हो सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।